Macaphiaja world. सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। देखिए, हमने आपको पहले बताया था एक बार जब मॉलिक्यूलरिटी हम लोग कर रहे थे कि जनरली होता क्या है कि रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम रहता है फॉर एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर वेरी करते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। उन रिएक्शंस को बोला जाता है सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्लियर हो रहा है? सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या है? इन जनरल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity is equals to the order of reaction, but there are some reactions in which molecularity and order of reaction is not same. Such reactions are known as pseudo molecular reactions. तो इसी सीरीज में सबसे पहली हेडिंग आपको जो लेनी है, द फर्स्ट टाइप होता है आपका सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। pseudo unimolecular reaction, those reaction in which molecularity is 2 for elementary step but order of reaction is 1, known as pseudo unimolecular reactions. तो आप इसको यहां पर इसकी डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं, those reactions having molecularity 2 in elementary step या elementary reaction, elementary or you can say a rate determining step. Those reactions having molecularity 2 in elementary or rate determining step and order 1, known as pseudo unimolecular reactions. ऐसी reactions जिनके एलिमेंट्री स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा? 1 रहेगा। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? तो ऐसी रिएक्शंस में पहला एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसे लिखा जाएगा? कोई भी एस्टर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने इथाइल एसीटेट ले लिया है, CH3COO C2H5। आप सब जानते हैं इस रिएक्शन से, आप अवेयर हैं। वाटर में डालने पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H2SO4, ये रिएक्शन में क्या होगा? प्रोडक्ट आपको मिलता है CH3COH प्लस C2H5OH। यहाँ पर सब के सब लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और यही इस रिएक्शन का एलिमेंट्री स्टेप है और यू कैन से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यही इस रिएक्शन का एलिमेंट्री स्टेप है एज वेल एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा, तो अगर ये एक एलिमेंट्री स्टेप है तो इसके रेट लॉ में आपको एक तो एस्टर भी दिखेगा और दूसरा वाटर दिखेगा, है ना? एस्टर भी दिखेगा और वाटर भी दिखेगा। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोलिजन थ्योरी ने एक पॉइंट बताया हुआ है, उस पॉइंट को आप यहाँ पर अच्छे से नीटली नोट कर लीजिए। द पॉइंट इज reagent present in excess amount, the reagent present in excess amount if
a reagent present in excess amount, सब मैंने बार बार लिख दिया if reagent present in excess amount, कितनी बार मैंने लिख दिया, 2 times लिख दिया है, then order with respect to, then order with respect to that reagent will be 0. जब भी किसी रिएक्शन में कोई भी रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, देन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएजेंट विल बी 0. ठीक है, देन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएजेंट विल बी 0. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, व्हेनेवर वी परफॉर्म हाइड्रोलिसिस, हम वाटर को हमेशा एक्सेस में लेते हैं. तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती है, मोस्टली दे आर सूडो रिएक्शंस. ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब मैं पावर लिखूंगा तो इस वैसे होना ये चाहिए था कि दोनों की पावर में 1 लेना चाहिए था हमको, बट होना ये चाहिए था कि हमें दोनों की पावर में 1 लेना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है कि वाटर एक्सेस में है. तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, जो कोई भी एक्सेस में होता है, हम उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या लेते हैं, 0. तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, स्लो स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वही आपका मॉलिक्यूलरिटी होता है. और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज पावर ऑफ रिएजेंट इन रेट एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे पावर देखिए कितना है, 1 + 0 कितना आ जाएगा आपको, 1. समझा आपने? सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बोला है यहाँ पर, यस सूडो सर। यूनिमॉलिक्यूलर में? ठीक है, तो एक हाँ एग्जांपल सर। मैंने दिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. You can use other example also. The example is inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar. तो inversion of cane sugar आपको पता है क्या होता है? What is cane sugar? Cane sugar is C12H22O11. This is your cane sugar, or you can say sucrose, the sweetest sugar. केन शुगर. और इसमें हम लोग जब वाटर डालते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल चेंज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही होता है और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी यही होगा. वन इज नेम एज ग्लूकोज एंड अदर वन इज नेम एज फ्रुक्टोज. तो यहाँ पर इसको इन्वर्जन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सुक्रोज जो होता है, ये आपका कैसा रहता है, डी फॉर्म में रहता है, अल्फा. अभी आप कार्बोहाइड्रेट आप नहीं पढ़े हैं आप लोग, इसलिए आपको शायद वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी. तो अभी इन शॉर्ट आप थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझते हैं, तो आप वो समझिए कि लेटर सपोज अगर ये डी होगा, तो ये जो प्रोडक्ट बनने के बाद मिक्सचर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, एल हो जाएगा. ठीक है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये सुक्रोज होता है अल्फा डी फॉर्म में, अल्फा फॉर्म में प्लस, और ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये बीटा डी फ्रुक्टोज होता है. और इन दोनों का जो नेट होता है वो माइनस होता है, माइनस मतलब लेवो, और ये ओवरऑल प्लस होता है यानी डेक्स्ट्रो. तो इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में कैसा रहता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, इन्वर्टेड रहते हैं. तो ये कब हुआ, व्हेन वी परफॉर्म हाइड्रोलिसिस. जब हम हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, तब ये चीज आपको ऑब्जर्व होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस अगर हमने परफॉर्म किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर वाटर कैसा रहा होगा, एक्सेस में रहा होगा. तो अब मैं अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूं,
इसका रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के, जो भी आपने यहाँ पर सुक्रोज लिया हुआ है C12H22O11, इसकी पावर में तो 1 आएगा, बट वाटर जो एक्सेस में है उसकी पावर 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है स्लो स्टेप में, बट इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर विल बी 1 + 0 1। समझा आपने? ये था हमारा सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो आपको मिलेगा नया टर्म, द न्यू टर्म इज सूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो सूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती है, सच रिएक्शन इन विच such reactions in which molecularity such reactions in which molecularity of reaction is 3 but order of reaction is 2, known as pseudo bimolecular reaction। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका सूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्या बोलेंगे उसको, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो अब इस रिएक्शन में कैसा रहता है, हम लोग यहाँ पर एक एस्टर लेंगे, कोई भी एस्टर ले लीजिए आप, कोई भी एक एस्टर यहाँ पर ले लीजिए, उसका आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इसीलिए उसको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये हमें क्या देता है, ये हमें सॉल्ट ऑफ एसिड देगा एज वेल एज एल्कोहल देता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन अगर लिखा जाए तो वो क्या आता है, एस्टर की पावर 1 बेस टू द पावर 1, बट वाटर आपको पता है कि जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो वो एक्सेस में होगा, तो वाटर की पावर में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर आपको क्या मिलने वाला है, 1 + 1 + 0 2। और मॉलिक्यूलरिटी तो सिंपली रिएक्शन को देख के डिसाइड होती है। तो आपके पास यहाँ पर रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 3 बट ऑर्डर इज 2, तो सच रिएक्शंस आर नोन एज सूडो रिएक्शंस। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने आपको बताया था कि इन जनरल क्या होता है कि एलिमेंट्री स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर होता है। तो सम टाइम इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा इन एनी देयर इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, आपको एक एलिमेंट्री रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे बोलेगा राइट द रेट एक्सप्रेशन। तो वहां पर आप क्या एज्यूम करके चलते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर, ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर अगर है तो आप वहां पर जो उसके बैलेंस रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो चीज आप पावर में लिख देते हैं। समझा? लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में ये मेंशन होना कंपलसरी है कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, और जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या एलिमेंट्री स्टेप में ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सूडो रिएक्शंस। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोग को? एक बार कंफर्म करिए, बताइए किसी को कोई समझने में दिक्कत है सूडो रिएक्शंस को? सूडो रिएक्शन को किसी क्लियर है। देखिए ये सारे इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनको आपको समझने में, अगर आपने समझ लिया तो बस इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है, और आपसे बस वहां पर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो आपने अच्छे से समझा था,
ठीक है, अब स्टूडेंट का मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक बताता हूं। मैंने वहां पर क्लियरली लिखा है इन जनरल, ठीक है, और साथ साथ मैंने ये भी लिखा है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बट स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट भूल जाते हैं, इन जनरल भी मिस कर देते हैं और एलिमेंट्री और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी मिस कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि वो एलिमेंट्री है या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उन्होंने सीधे क्या किया, सीधा आंख बंद करके उस रिएक्शन को बैलेंस किया, उसमें जो भी पावर आएगा उसको रेट एक्सप्रेशन में डाल दिया और क्वेश्चन सॉल्व किया, और कह देंगे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, आपने तो हमें ऐसा बताया था। तो जो मैंने बताया है उसमें जो कंडीशंस बोली हुई है वो दोनों कंडीशन अपने दिमाग में रखिए। एलिमेंट्री होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्री होना चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन्ड होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एलिमेंट्री दिया है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कॉल करते हैं, सूडो रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सूडो रिएक्शंस। चलिए, आई थिंक ये समझा होगा आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे जेई में भी और बोर्ड्स में भी दोनों जगह क्वेश्चंस आते हैं। ये सब अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही एप्लीकेशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एप्लीकेशंस हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग इस तरह से लिखिए, द हेडिंग इज टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शंस। देखिए, जब भी गैसियस फेज रिएक्शंस आती हैं वहां पर हम लोग अमाउंट को कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर के टर्म्स में मीजर नहीं करते। वहां पर हम अमाउंट को कैसे मीजर करते हैं, वहां पर हम अमाउंट को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में मीजर करते हैं। ये चीज तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सीखा होगा कि वहां पर एक्टिव मास हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं कि अगर आपके पास सब्सटेंस सब कुछ प्रेशर के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है ना। तो बस मैं आपको यहाँ पर उसी चीज की प्रैक्टिस कराने वाला हूं और उसी चीज को यूज कराने वाला हूं कि कैसे आपको प्रेशर वाले टर्म्स को क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं एक ऐसे एग्जांपल ले ले रहा हूं। एक मैंने ऐसे गैसियस रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिया। द एग्जांपल इज लुक लाइक, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एक ऐसा लिया, ए गैस गिव्स प्रोडक्ट बी गैस प्लस सी गैस। ये हमारी एक रैंडम इक्वेशन है, ठीक है। हमने इनिशियली क्या था, इनिशियली एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होगी हमारी एट टाइम इक्वल्स टू टी, टी टाइम पर हम लोग दूसरा कैलकुलेशन करेंगे। तो लेट इनिशियली हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें, सब्सटेंस हमको दिया गया है पी नॉट, उसका जो रिएक्टेंट है उसका पार्शियल प्रेशर पी नॉट है। इनिशियली रिएक्टेंट जीरो रहा होगा, सॉरी प्रोडक्ट जीरो रहा होगा और रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर इज पी नॉट। फिर एट टाइम टी पी नॉट में से समथिंग एक्स डिसोशिएट होगा। अगर यहां से एक्स डिसोशिएट होगा तो जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में डिसोशिएट करते थे बिल्कुल वैसे ही लॉजिक लगाइए। 1 मोल के लिए एक्स डिसोशिएट हुआ है तो 1 मोल के लिए यहां पर कितना फॉर्म होगा एक्स, और यहां पर कितना फॉर्म होगा एक्स। ये सभी लोग समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, एट टाइम टी पर ए में से एक्स प्रेशर डिसोशिएट होगा, एक्स पार्ट डिसोशिएट होगा और इनका एक्स बनेगा। और ये सब किसके टर्म्स में लिखा गया है, एवरीथिंग इज इन पार्शियल प्रेशर। तो अब हम क्या निकालेंगे, एट टाइम टी टोटल प्रेशर, एट टाइम टी टोटल प्रेशर। तो अगर आप एट टाइम टी टोटल प्रेशर निकालेंगे, एट टाइम टी टोटल प्रेशर कितना होगा, इन तीनों के पार्शियल प्रेशर का सम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, दैट इज योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, गैसीय स्टेट। तो अब हमने यहाँ पे इसका वैल्यू रखा तो हमें क्या मिल रहा है, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो यहां से आपको दिखेगा कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, पी नॉट
एक्स और ये एक्स कट गया, पी नॉट प्लस एक्स आ गया। ठीक है, और टोटल प्रेशर को मैंने लिख दिया है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर एट टाइम टी, तो मैंने प्रेशर एट टाइम टी लिख दिया। पीटी स्टैंड्स फॉर प्रेशर एट टाइम टी। ठीक है, क्लियर। तो ये हमें पीटी का वैल्यू मिला। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्रेशर एट टाइम टी माइनस प्रेशर एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, पीटी स्टैंड्स फॉर प्रेशर एट टाइम टी। अब यहां तक आपको x का वैल्यू मिल गया है, तो x की वैल्यू अगर आप यहां पर रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू उठाकर यहां पर रखिए, तो आपको ये सारा कुछ पीटी और पी नॉट के टर्म्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने रखा पी नॉट माइनस पीटी प्लस पी नॉट, तो ये सॉल्व किया तो ये कितना आ जाता है, 2p0 माइनस पीटी। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो सब्सटेंस था रिएक्टेंट, उसका इनिशियल फॉर रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल पार्शियल प्रेशर के, है ना। और एट टाइम टी, एट टाइम टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका 2p0 माइनस पीटी के। क्लियर। अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी, फर्स्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है कि K इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टाइम टी लॉग ऑफ C नॉट अपॉन C, है ना। तो ये क्या है आपका, ये C नॉट है, और ये क्या है आपका C है। तो अब बस आपको क्या करना है, यहां पर C नॉट की जगह पर लिख दीजिए P नॉट, और C की जगह पर लिख दीजिए 2p0 माइनस पीटी। तो ये आपके पास एक नया एक्सप्रेशन बन के आएगा जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ये आपके पास एक नया एक्सप्रेशन बन के आएगा जिसको आप क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी जिसका आप यूज करेंगे, और इस पी नॉट और पीटी की वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट वगैरह आपसे कैलकुलेट करने को कह सकता है क्वेश्चन में। आप समझ पा रहे हो मैंने जो बोला आपसे। हाँ यस सर। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जरा उसको करके दिखाइए तो समझेगा कि आप कितना समझे इसको। आपके पास ये आपको प्रोसीजर अपने पास कहीं पर लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो जब आप क्वेश्चन में स्टक होगे तो आपको रिफर करने के लिए कुछ चाहिए। तो कोई अगर नोट कर रहा है तो जल्दी से फटाफट इसको कॉपी कर लो, सो दैट फिर हम क्वेश्चन आपको दे तो आप समझ पाओ कि क्वेश्चन आपको करना कैसे है। चलिए लेट्स मूव। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल इज अ गैसियस रिएक्शन A2 gas gives B gas plus 1/2 C गैस। आपको ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। शोज इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm to 120 mm in 5 minutes. In 5 minutes, what is rate of
disappearance of A2 and integrated equation for first order. चलिए इनफ टाइम। फर्स्ट वाले का आंसर बताइए। सर 8। हाँ सर 8 आया। ठीक है, और उसका इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या आई? देखिए ये जो आपने 8 निकाला है ये तो आपको हमने पहले ही दे दिया था, फर्स्ट क्लास में ही 8 वाला क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम दे चुके हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको निकालना था फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ये नई चीज है, तो नया आपने बताया नहीं अभी तक। बताइए भाई, व्हाट इज द के का एक्सप्रेशन बताइए इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी। सेम नीचे वाले का भी। सर ऊपर वाले का 0.4606 इंटू log 5/4। और नीचे वाला? मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये जानने में है कि आप के का एक्सप्रेशन क्या बनाते हैं। वैल्यूज वगैरह तो आपके कैलकुलेशन स्किल है, वो अलग पार्ट है, बट आप एक्सप्रेशन बना पाते हो कि नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका आंसर आना चाहिए पी नॉट अपॉन 2p0 माइनस पीटी। मैं पी नॉट और पीटी के टर्म्स में आंसर मांग रहा था आपसे। पी नॉट क्या है? टाइम t0 पर प्रेशर, और पीटी क्या है? टाइम t पर प्रेशर। इस फॉर्म में ये सेकंड वाले का आंसर लिखा है मैंने। अब आप इसमें आपको पी नॉट का वैल्यू और पीटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर आप रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। और टाइम 0 दिया है, टाइम 100 दिया है। तो और ऊपर वाले का भी बिल्कुल ऐसे ही आपको मुझे आंसर पी नॉट और पीटी के फॉर्म में लिखना है। चलिए इनफ, इतना टाइम आपने जितना ट्राई किया। ये मैंने जो आंसर लिखा है ये सेकंड वाले का आंसर है। अब आपको पी नॉट पी टी टी का वैल्यू सब गिवन है क्वेश्चन में, और आपको रख के सॉल्व करना होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एस्टिमेशन, एनालिसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, या एनालिसिस ऑफ सूडो रिएक्शन। एनालिसिस ऑफ सूडो रिएक्शंस और सम स्पेशल रिएक्शंस। ठीक है, सूडो रिएक्शंस क्या होती है सब तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो अब बार बार हम उन सारी चीजों को नहीं करेंगे। देखिए जब आप केमिकल काइनेटिक्स को यूज कर रहे होते हैं तो जनरली आप लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आपको सॉल्विंग करने को आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हो सकता है टाइट्रेशन के टर्म्स में भी हो सकता है। टाइट्रेशन का टर्म मतलब कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम के टर्म्स में, है ना।
ऐसा भी आ सकता है आपके सामने। तो अगर आपको कंसंट्रेशन वॉल्यूम के टर्म्स में सारा कैलकुलेशन करने को आ रहा है, तो वहां पर हम लोग कैसे इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। इसका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, इसका डेरिवेशन बुकलेट में दिया है, आपको अगर इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो कैसे हुआ है, यू कैन रिफर, बहुत नाइसली वहां पर एक्सप्लेन्ड है, आप बस रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ उस पार्ट पे जा रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है, दैट इज एप्लीकेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कैलकुलेशन of first order reaction, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये पहला आपका है सूडो रिएक्शंस में। तो इसमें जब हम लोग सॉल्विंग करते हैं तो हमारे पास एक हमें रिलेशन मिलता है, आपको वो रिलेशन डायरेक्टली याद करना है और डायरेक्टली यूज भी करना है। द रिलेशन इज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ C नॉट की जगह पर आप लिखेंगे V इंफिनिटी माइनस V नॉट, और C की जगह पर लिखेंगे आप V इंफिनिटी माइनस VT, वेयर V नॉट इज वॉल्यूम एट टाइम t इक्वल्स टू 0, V infinity is volume at time t equals to infinity, and Vt is volume at time t equals to t, ठीक है भाई। तो ये आपके सामने एक्सप्रेशन है, t आपको पता है कि टाइम है और k इज रेट कांस्टेंट। अब जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा इसका, तो आप यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन में देखिए आपको कभी कभी इन यहाँ पर तीन चीजें हैं, वी नॉट, वी इंफिनिटी एंड वी टी। यहाँ पर कौन सी चीज कंपल्सरली प्रेजेंट होगा, वी टी। वी टी आपका हमेशा रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या चीज कभी होगा कभी नहीं होगा, या दोनों हो सकते हैं, वो है वी इंफिनिटी एंड वी नॉट। अगर क्वेश्चन में लेटेस्ट सपोज आपको टाइम t इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम नहीं दिया है, तो आप इसका टर्म यहां पर 0 लिख दीजिए, ठीक है। और लेटेस्ट सपोज क्वेश्चन में आपको v इंफिनिटी का टर्म नहीं दिया है, तो आप क्वेश्चन में v इंफिनिटी को 0 लिख दीजिए एंड सॉल्विंग अकॉर्डिंगली कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जाना है। अब ये क्वेश्चन आता कैसे है, ये क्वेश्चन हमेशा टेबुलर फॉर्म में आता है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ऑलवेज टेबुलर फॉर्म में आता है। और आपको दो चीजें करने के लिए आता है इस क्वेश्चन में। पहला, फर्स्ट प्रूव दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, आपको ये प्रूव करने को आता है। दूसरा आता है आपके सामने कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, आपसे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करवाने को आता है। तो ये दो चीजें कैलकुलेट करने को आती हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं और आपको उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करनी होगी। तो क्वेश्चन में मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूं, आपको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें टाइम है एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया है इन ml, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर टाइम दिया है 120 मिनट्स, ये टाइम मिनट्स में है, ठीक है। और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 37.70। फिर दूसरा एक और टाइम दिया है 160 और आपको दिया है 45.85। आपको और टाइम भी दिए हुए हैं 200 मिनट, तो वॉल्यूम है 52.67। ऐसे ही आपको एक लास्ट में टाइम दिया इनफाइनाइट टाइम, उस वक्त वॉल्यूम है 84.35। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड के एंड प्रूव दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर,
रिएक्शन की लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा होगा, आपके काम का कुछ नहीं होता, आपके काम का सिर्फ ये टेबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया था। द फॉलोइंग डेटा वर रिपोर्टेड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। जब N2O5 को डिकम्पोज करते हैं तो ये हमें क्या देता है, N2O4 प्लस O2 गैस। ठीक है, एंड शो दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने जाते हैं। तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, फिर लॉग। अब लॉग के जब अंदर गए तो हमने देखा हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, वी इंफिनिटी, वी वॉल्यूम एंड वी जीरो एंड वी टी। अब देखिए डेटा में आपको कौन सी चीज नहीं दी है या कौन सी चीज दी है। आपको टाइम टी दिए गए हैं अलग अलग, टाइम इंफिनिटी दिया गया है और टाइम टी इक्वल टू जीरो नहीं दिया। यानी आपको इस एक्सप्रेशन में से वी जीरो का टर्म यहां से हटा देना है। तो आपका एक्सप्रेशन रिड्यूस होके आपको क्या मिलेगा, वी इंफिनिटी माइनस वी टी। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज रखिए एंड सॉल्व करिए। आपके पास टी की बहुत सारी वैल्यूज है, एनी वन यू कैन यूज, एनी वन। लेट अस सपोज मैंने सबसे पहले वाला यूज कर लिया, 120 लॉग ऑफ वी इंफिनिटी दिया है हमारे पास 84.35 डिवाइड बाई नीचे वी इंफिनिटी माइनस वी टी। वी इंफिनिटी है हमारे पास 84.35 माइनस वी टी है 37.70। अब आप इस एक्सप्रेशन को पूरा अच्छे से सॉल्व करिए। यहाँ पे ये लॉग वगैरह आपको लेना पड़ता है, इसीलिए ये क्वेश्चन जेई अभी नहीं पूछता इन पर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको ये लॉग की ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर के बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जेई अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता। तो अभी आप सिर्फ मेथड समझ लीजिए कैसे किया जाएगा। तो ये इस तरह सॉल्व करने के बाद आपको क्या देगा, यहाँ पर 0.0049। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, के का वैल्यू। ठीक, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि प्रूव दैट की रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो जब भी हमें प्रूव करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर टी की अलग अलग वैल्यूज दी हैं। तो टी की एक वैल्यू के लिए मैंने ये के निकाला है, आप टी की दूसरी वैल्यू के लिए के निकालिए, तीसरी वैल्यू के लिए के निकालिए। अगर ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो वो तीनों वैल्यू सेम आएंगी। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? प्रथमेश, हाँ सर। चलो मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर वी नॉट का टर्म क्यों नहीं लिया और कैसे प्रूव करेंगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है? बोलो, हमने वी नॉट का टर्म क्यों नहीं लिया और हाउ टू प्रूव द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? सर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर तब होगी जब अगर हम लोग सारे वैल्यूज डाल के की वैल्यू निकालेंगे एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल, तब द रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये तो हो गया कि प्रूव। और वी नॉट का टर्म हमने क्यों नहीं लिया? फॉर्मूले वो में नहीं समझ आया क्योंकि वो हाँ वैल्यू नहीं दी थी तो आपने नहीं एग्जैक्टली लिया। बस बस यही सिंपल सा रीजन है। आपको यू हैव टू गो थ्रू द गिवन डेटा। सुनिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि वी नॉट क्यों नहीं लिया। सबसे पहले गो टू गिवन डेटास, आपको टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए हमने इस रिलेशन में से वी नॉट का टर्म एलिमिनेट कर दिया, पहले वाले पार्ट का आंसर। दूसरा, प्रूफ कैसे किया, हमने देखो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है ये एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन लिखी है। तो अगर ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसमें हम अलग अलग वैल्यूज को रख के जब हम के की वैल्यू निकालेंगे, और अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो वो सारी वैल्यूज सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टी का एक वैल्यू 120 मिनट के लिए कैलकुलेट किया है और के का वैल्यू निकाला है। आप टी का वैल्यू 160 मिनट के लिए कैलकुलेट करिए, टी का वैल्यू 200 के लिए कैलकुलेट करिए और उन सब से के का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे अगर के का वैल्यू सेम आता है देन रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और अगर के का वैल्यू डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द स्टैंडर्ड रिलेशन जिसको आप यूज करोगे। ठीक है, ये कब था, जब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल रहे थे। इसके बाद सूडो रिएक्शंस में एक दूसरा टाइप होता है आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सूडो रिएक्शन में एक दूसरा टाइप है आपके पास, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर।
फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान रखिएगा ये सब हम लोग किसके लिए बता रहे हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपको दो ही चीजें सिखाई थी पीछे सूडो में, एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दूसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, बस मैं वही दोनों एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, देखिए जब हम लोग केन शुगर के टर्म्स में सारा कुछ सॉल्विंग करते हैं ना, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वर्जन कर रहे हैं। किस चीज का इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन किस में मेजर किया जाता है, एंगल्स में। अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा याद हो, तो वहां पर जो रोटेशन या इन्वर्जन होता है वो सब एंगल्स में होता है। अगर क्लॉकवाइज होता है तो हम एंगल को प्लस लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल को माइनस लिखते थे। याद आया? ठीक है, तो यहां पर उन्हीं एंगल्स को हम डिफरेंट लेटर से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज आर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इक्वेशन एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन पहले था और बाद में क्या हो गया। जब हम केन शुगर लेते हैं ना, तो C12H22O11 और इसमें एक्सेस में वाटर डालते हैं, तो ये हमें देता है दो चीजें, एक तो ग्लूकोज देता है और दूसरा फ्रुक्टोज देता है। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, इनिशियली जब कॉन्फ़िगरेशन मेजर किया गया केन शुगर का, तो वो कैसा मिलता है, इनिशियली केन शुगर का जब कॉन्फ़िगरेशन मेजर किया गया तो वो हमें कैसा दिखाई पड़ता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब एंगल प्लस होगा, प्लस क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब हमने इनका कॉन्फ़िगरेशन मेजर किया तो ग्लूकोज हमको कैसा मिलता है, ग्लूकोज हमको डेक्स्ट्रो मिलता है एंड फ्रुक्टोज हमको लेवो मिलता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो मिलता है और फ्रुक्टोज लेवो मिलता है। लेकिन इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, जब मिक्सचर को देखते हैं, तो मिक्सचर में फ्रुक्टोज का कंटेंट अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मिक्सचर कैसा होता है, लेवो रोटेटरी। इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन पहले डेक्स्ट्रो था, आफ्टर रिएक्शन वो लेवो हो गया है। और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर एंगल्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। जो रोटेशन है दैट विल रिटर्न एज अ एंगल। अब वो एंगल कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, अब एंगल ऐसे लिखा जाएगा, मैं पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ फिर एंगल लिखता हूँ। तो एक्सप्रेशन जो आपको मिलेगा, द एक्सप्रेशन विल बी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of R0 माइनस R इंफिनिटी डिवाइड बाई RT माइनस R इंफिनिटी। यहां पर R0 क्या है, RT क्या है और R इंफिनिटी क्या है, ये आपको जानना चाहिए। तो R0 होता है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम 0। ठीक है, RT क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t। और R इंफिनिटी क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम इंफिनिटी। जब टाइम तुम्हारा इंफिनिटी था उस वक्त कितना एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा। अब यहां पर भी देखिए चार चीजें हैं, R0, R इंफिनिटी और RT। अब क्वेश्चन में जो चीज आपको नहीं दी होगी, ठीक है, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। क्वेश्चन में मोस्टली क्या नहीं हो सकता है, R0 और R इंफिनिटी, ये दो में से कोई एक चीज नहीं हो सकती है या दोनों भी नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा, क्वेश्चन में सब कुछ डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर आपको क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो आपको डेटा कैसे दिया जाएगा, डेटा बिल्कुल वैसे ही दिया जाएगा जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में दिया था, एक टेबल के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर अगेन एक आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, बिल्कुल उसी टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर सिर्फ मैं टेबल दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं रीड करूंगा, मुझे आपको सॉल्विंग नहीं करवानी है, यहाँ पे आपको सिर्फ मुझे बताना है कि
क्या आपको क्वेश्चन आएगा और कैसे आएगा? आपको इस तरह से टाइम और रोटेशन दिया होगा एक कॉलम में। टाइम 0 पर रोटेशन दिया है 34.50 डिग्री, ठीक है। और टाइम टी अगला टाइम दिया है 14.55 मिनट्स पर 31.10 का रोटेशन है। टाइम 111.36 पर दिया है आपको 13.98, और टाइम इन्फिनिटी पर आपको दिया है -10.77। ठीक है, ये एंगल हमेशा या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब ये प्लस है, यहाँ पर लिखा है इसका मतलब ये माइनस है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आपको के का वैल्यू निकालने को बोला जाएगा। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप एक्सप्रेशन यही वाला लिखेंगे। यहाँ पर आपने टी की जगह पर लिख दिया 14.55, आर जीरो की जगह पर लिखिए 34.50, आर इन्फिनिटी की जगह पर लिखिए -10.77। तो यहाँ माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वहां ऑलरेडी माइनस है। और नीचे आर टी की जगह पर लिखिएगा 31.10, और इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करके आप के निकालेंगे। तो पहला पार्ट आता है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ठीक। दूसरी चीज आपको प्रूव करने को आएगा कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर और नॉट। तो आपको क्या करना है, ये वाले टी को यूज करके के निकालिए, और अगर पहले वाला के और इससे जो के निकलेगा अगर वो दोनों के सेम आते हैं तो रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बोलिए भाई, समझा? यस सर। चलिए, तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे वेरिएशन देख लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 3 वेरिएशन थे। एक वेरिएशन था ये वाला टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। फिर दूसरा वेरिएशन था हमारे पास सूडो रिएक्शंस में। कौन सी सूडो? यूनिमोलिकुलर। सूडो यूनिमोलिकुलर में वॉल्यूम के टर्म्स में अगर डेटा दिया है तो हम कैसे सॉल्विंग करेंगे, और एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म्स में दिया है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए आपके पास ये पॉसिबल वेरिएशंस थे। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जानना है। अभी तक हमने जितना कुछ आपको बताया है उसमें क्या क्या बताया, रेट क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनके अलग अलग एप्लीकेशंस हमने किए फर्स्ट ऑर्डर के। और हमने क्या चीज सीखा था, ऑर्डर कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल मेथड आपको मैंने बताया था, गिव विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। रेट एक्सप्रेशन लिखना, रेट लॉ लिखना सिखाया था। इतना हमने प्रीवियस क्लासेस में अभी तक सीख रखा है।